हाँ बच्चों आ जाओ। अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 लाइफ प्रोसेस का। तो लास्ट क्लास में हमने आपको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तक पढ़ा दिया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने क्या बताया था, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, देन आफ्टर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसमें हम कुछ लीव्स के बारे में, टाइप, मोनोकॉट, डाइकॉट लीफ भी बात कर लिया था। अब यहाँ से हम बात करेंगे पिगमेंट। तो देखिए अगला जो है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो आप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में एक हम बात कर लें तो क्या होगा, प्राइमरी, ठीक है। तो एक होगा क्लोरोफिल, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल जो है इसे हम बोलते हैं ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एक तो ये, दूसरा ये क्या है, आगे तो देखो कई टाइप के क्या होते हैं क्लोरोफिल, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। तो देखो हम लिखेंगे क्लोरोफिल ए, ठीक। दूसरा हम लिखेंगे क्लोरोफिल बी, ए एंड बी। और भी होगा लेकिन ये दोनों सब में पाया जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो हम बात कर लेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो C55H72 MgN4O5, ठीक है। अब यहां से देखो, फिर इसका हम बात करें तो C55H70 MgN4O6, तो ये हो गया। तो यहां से आप ये देखिए, जो आपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखा है, तो यहां पर क्या होता है, CH2 ग्रुप होते हैं। बस ऐसे ध्यान रखिएगा, फर्क देखिएगा, CH2 मतलब मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इस तरह जुड़े रहते हैं। कहाँ पर, ये सब तो आप हम क्लास 11th में आएंगे बात करेंगे, फिलहाल इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें तो एक्स्ट्रा क्या है, क्या कमी, देखिए कार्बन का, अब ये एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, 2 हाइड्रोजन कम, ठीक है, ग्रुप यहाँ पर ये होता है। तो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसमें क्या हो गया, इसको आप बोलिएगा क्या, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और इसे आप एल्डिहाइड ग्रुप, क्लियर है। बस और कुछ नहीं इसके बारे में, बस इसी तरह देखना है आपसे। अगर पूछ दिया डिफरेंस क्या है तो ए में मिथाइल ग्रुप है
और क्या है, बी में एल्डिहाइड ग्रुप है। तो केमिस्ट्री में आपसे पूछता है क्या है इसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लोरोफिल में यहां पर आप एक बात लिख लीजिए, सेंट्रल एलिमेंट जो होता है वो सवाल बनता है क्लोरोफिल में, सेंट्रल एलिमेंट मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक है, क्या, मैग्नीशियम। फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट हम यहीं पर बात कर लें अगला, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, प्राइमरी पिगमेंट, तो मेन पिगमेंट। ठीक है, अब देखिए दूसरा आप बात करेंगे कैरोटेनॉइड्स। तो कैरोटेनॉइड इसको हम बात कर लें, तो ये मेनली किस चीज में कर रहा है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मतलब फोटोसिंथेसिस। ये इसे हम एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं, मतलब पिगमेंट्स दैट हेल्प इन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द प्राइमरी पिगमेंट। प्राइमरी पिगमेंट के फंक्शन को परफॉर्म करने में जो हेल्प कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो क्या, कैरोटेनॉइड्स। अब देखो क्या है, ज़ैंथोफिल। ये क्या है, ज़ैंथोफिल, येलो, ऑरेंज कलर। कैरेटिनिन अगर हम बात करें तो ये क्या, रेड कलर। ठीक, रेड कलर का होता है। इसका मेन फंक्शन अगर हम बात करें तो होगा क्या, इसका मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन जो हो गया किसका, कैरोटेनॉइड का, एक तो प्रिवेंट सोलराइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, प्रिवेंट सोलराइजेशन, दैट मीन्स, दैट इज करके लिखेंगे, प्रिवेंट डीनेचुरेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय indirect supply of sunlight to क्लोरोफिल। मतलब डायरेक्टली हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है क्लोरोफिल तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। ठीक है, क्या होता है, एसेसरी उसको क्या करता है, कम करता है, देन आफ्टर क्या होता है, यहां तक पहुंचता है। इसको हम बोल दें हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आने से रोकता है। तो ये हो गया पिगमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आ जाइए थोड़ा सा और हम बात कर लें यहां से लाइट के बारे में, एक दो नोट लिख देंगे। देखिए 100% सनलाइट, सनलाइट का 100%,
तो फिर क्या हो जाएगा, पार। 50% क्या हो गया, पार। 100% सनलाइट का 50% क्या हो गया, पार हो गया। पार मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब इसमें भी क्या है, 2 to 10% ऑफ पार captured by plant to perform photosynthesis। तो ये बात याद रखिएगा, ऐसे भी कभी कभी सवाल पूछता है। तो देखो यहां से जो नोट आएगा बात, तो वो हम नोट के बारे में बात करेंगे क्या, अल्टीमेट सोर्स ऑफ सनलाइट। देखो बच्चों समझ में आ रहा है ना, चलिए लिखिए, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सॉरी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट। दैट मीन्स सनलाइट ही क्या है, अल्टीमेट। तो इसमें हम अब बात करेंगे ऑल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली, और ऑल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली मतलब हर्बीवोर्स, मतलब डायरेक्टली जो प्लांट को खाता है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में क्या लिखिएगा, कार्निवोर्स, डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर पे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर हम बढ़ाना चाहें तो देखिएगा, तो ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर। अब इसको कंज्यूम कर लिया, कंज्यूमर्स, तो ये पूरा फूड चेन हो गया ये चीज। तो कहां पूरा का पूरा एनर्जी कहां से आया, सनलाइट है। इसीलिए हमने लिखा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट, ऑल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर। जो आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एंट्री ऑफ एनर्जी इन इको सिस्टम क्या है, कौन करा रहा है, प्रोड्यूसर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। एंट्री ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम कौन, प्रोड्यूसर। इसी चीज को इस तरीके से पूछा, क्या है ये, स्टार्टर ऑफ फूड चेन कौन है, स्टार्टर। तो स्टार्टर ऑफ फूड चेन कौन है, प्रोड्यूसर। अब देखिए नेक्स्ट जो अगर हम बात करें, ये आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट बात, स्टार्टर ऑफ फूड चेन लिख लीजिए। फूड चेन आपने पढ़ा होगा, ईट एंड ईटन बाय प्रोसेस को बोलते हैं हम फूड चेन।
तो देखो अगर हम वर्ल्ड टोटल फोटोसिंथेसिस बात करें, वर्ल्ड टोटल फोटोसिंथेसिस, तो 90% ऑफ इट परफॉर्म्ड बाय फाइटो प्लैंक्टॉन्स। कौन है? 90%। कौन हो गया? फाइटो प्लैंक्टॉन। अब देखो फाइटो प्लैंक्टॉन कौन हो गया? फ्री फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट 10% ऑफ इट का मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्ड बाय हायर प्लांट्स। तो ये लिख लीजिएगा 10% फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्ड बाय द हायर प्लांट, रिमेनिंग 10%। तो अब यहां से जो आपने लिखा प्लैंक्टॉन्स, तो बताइए ये प्लैंक्टॉन्स है क्या? अगर हम बात करें कि भैया हमने तो लिख दिया प्लैंक्टॉन्स, तो प्लैंक्टॉन्स है क्या? प्लैंक्टॉन्स तो इसको बोलेंगे फ्री फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्री फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। अब यहां पर एक आ गया, कौन सा? फाइटो प्लैंक्टॉन्स। अब देखो प्लैंक्टॉन्स तो हमें पता चली गया, अब यहां पर वर्ड आ गया फाइटो, तो इसमें आप लिख देंगे फ्री फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्री फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? अभी बात की आपने, एल्गी हो गया और साइनो बैक्टीरिया, जिसको आप बोलते हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट इसके बारे में हम क्या अगला बात करें तो जू प्लैंक्टॉन्स, ये सब आप आवर इन्वायरमेंट में पढ़िएगा, इसलिए हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। फ्री फ्लोटिंग हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये चीज तो ये आप लिख लीजिएगा। तो देखो यहां से हमने तो सवाल पूछता है कि टोटल जो है सनलाइट 100% है, उसका कितना पार्ट पार होता है। तो ठीक है, तो पार क्या हो गया 50%। पार हमने बताया फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक, और उसका भी कितना 2 to 10% ऑफ पार प्लांट कैप्चर करता है फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। अगर हम सनलाइट का बोलें तो ओनली 1% ऑफ सनलाइट यूटिलाइज्ड बाय प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए आपने यहां पर क्या लिखा? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या लिखा? सनलाइट, ठीक। और फिर क्या लिखा? प्रोड्यूसर। ये जो आपने प्रोड्यूसर लिखा क्या है? इकोसिस्टम में एनर्जी को इंटर करता और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है? आइए, तो आपके एंट्रेंस में ये सवाल पूछा हुआ है, क्या है? स्टार्टर ऑफ फूड चेन, ठीक है। क्या बोलेंगे? फूड चेन को स्टार्ट कौन करता है? तो प्रोड्यूसर, स्टार्टर ऑफ फूड चेन। तो ये आप उतार लें जल्दी से। इसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बात करेंगे।
तो सर आपने ये फॉर्मूला क्यों, बस दिखाने के लिए हमने आपको लिख दिया है और कोई इसका काम नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आगे गया तो आपसे सवाल पूछ लेगा कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है। तो क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, C55H72 और MgN4O5, ये क्लोरोफिल ए का हो गया। क्लोरोफिल बी का C55H70 MgN4O6, ये चीज। तो मेन जो पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है क्या, वो क्लोरोफिल है। लेकिन क्लोरोफिल को हेल्प कौन कर रहा है फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, कैरोटेनॉइड। ठीक है, येलो ऑरेंज, येलो कलर का होता है और एक कैराटिनिन हो गया जो रेड कलर का होता है। तो इस तरह से था। तो हम इसके बाद आगे बात करेंगे, जल्दी से उतार ले। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे, कहाँ कैसे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद जल्दी लिखें आप लोग। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद हम आपसे बात करेंगे, अभी आप लिख लें। जो एक पता नहीं, अभी बातों बातों में मुझे एक बात याद आई। अगर आप देखें ये चीज, वे हमने इससे पहले ही बनाया था। मतलब ये मान लो आप है, ठीक है, और आपका ये गोल, ठीक है ना। देखिएगा, ये आप है, ये आपको गोल है, और आपको क्या करना है, यहाँ 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 यहाँ। तो मतलब क्या है, स्टेयर लाइफ इज, मतलब मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ, मुझे अभी क्या है, एक सीढ़ी की तरह आपको एक एक स्टेप ऊपर जाते जाना है। अगर गलती से नीचे देखा और नीचे की तरफ, तो कहाँ नहीं पहुंच पाएंगे ये। तो जब भी आप कोई डिसीजन ले लें कि आपको ये चीज पाना है, तो हर एक स्टेप आप ऊपर जाते जाएं। ठीक है, कभी पीछे की तरफ ना देखें, जिसको कहते हैं ना बैक फुट नहीं लेना चाहिए। तो लाइफ इज लाइक ए स्टेयर। ठीक है, मतलब ऑलवेज लुक फॉरवर्ड विथ पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये है क्यों, क्योंकि जब आप यहां चलेंगे तो ऐसे भी, ध्यान दीजिए, ऐसे भी आप चलेंगे, लेकिन कहाँ रहेंगे, जहां थे वहीं। लेकिन जब आप ऐसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएंगे, तो फिर ये आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। इस चीज का ख्याल रखिएगा। बातों बातों में मैंने आपको ये बात बता दी। चलो आते हैं अपनी जगह पे। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ कौन सा मैकेनिज्म, तो हम मैकेनिज्म इसलिए बोल देते हैं कि उसमें क्या क्या हो रहा है, ये चीज हम देखने चले। चल हटा दूं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ये सब हम धीरे धीरे जो आने वाले चैप्टर है उनके बारे में यहीं से हम क्लियर कर रहे हैं। देखो बच्चों, फिर बोल रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम तो फिर आप डिस्कस करें। ठीक है, ऐसे साइलेंट मोड में कुछ नहीं होता, जब तक आप एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो आप जब भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस करें। आइए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम बात करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो कट करो। चलो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो देखो इसको हम ऐसे बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो है वो कितने स्टेप में होगा, ठीक है, किस किस फेज में। तो देखो इसको पूरा हम ऐसे ले जाते हैं, एक हम लेते क्या, लाइट रिएक्शन, ठीक। दूसरा होगा डार्क रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन, सीधा लाइट रिएक्शन। एंड नेक्स्ट जो होगा वो डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। नाउ सबसे पहली बात हम इसके बारे में बात करें, क्या साइट क्या है, ग्रेनम, ठीक। अगर ऑप्शन में ग्रेनम नहीं है तो थैलाकोइड, ठीक। तो ये अब इसके बाद आगे आप स्टेप बात करें तो इसको बोलते क्या क्या है, ठीक है, स्टेप बाद में। लाइट रिएक्शन को हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज। क्या बोलेंगे, लाइट डिपेंडेंट, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली लाइट का रिक्वायरमेंट है। दूसरा, यहां पर लाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसको हम बोलते हैं फोटो केमिकल फेज, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हम इसको बोले तो ये लाइट रिएक्शन है, यहां पर कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, तो डायरेक्टली सनलाइट का कोई टेम्परेचर का रोल नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फेज। ध्यान रखिएगा कैसे कैसे बोल रहे हैं हम। एक तो लाइट डिपेंडेंट बोला, वाई वी कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट, बिकॉज डायरेक्टली लाइट रिक्वायर्ड। दूसरा फोटोकेमिकल फेज, बिकॉज केमिकल रिएक्शन परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बिकॉज दिस रिएक्शन इज नॉट एंजाइम मेडिएटेड, ठीक है। क्या लिखेंगे, नो एंजाइम इन्वॉल्व। क्लियर, ये लाइट डिपेंडेंट फेज, फोटोकेमिकल फेज, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब यहां से अब हम लिखना स्टार्ट करें स्टेप, तो देखिए स्टेप्स क्या होंगे। इंसिडेंट ऑफ सनलाइट, पहला स्टेप क्या हो गया, इंसिडेंट ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट क्या हो गया,
एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट इंसिडेंट करेगा ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट पे और उसमें क्या होगा, ग्रीन पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, पिगमेंट। देन एक्साइटमेंट ऑफ पिगमेंट सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, पिगमेंट सिस्टम एक्साइटेड होगा, ध्यान रखिएगा, एक्साइटमेंट ऑफ पिगमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, जैसे पिगमेंट सिस्टम एक्साइट हुआ, अब क्या होगा, फोटोलाइसिस। क्या होगा, फोटोलाइसिस। अब ये फोटोलाइसिस जो हमने लिखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस। तो देखो यहां पर जो रिएक्शन लिखने जा रहे हैं वो आपके एंट्रेंस में डायरेक्ट सवाल पूछा है। तो देखिए H2O, ऐसे लिखने का मतलब कुछ लोग इसको H न्यू भी लिख देते हैं, ठीक है, फोटोन मतलब सनलाइट पड़ रहा है। क्या हो गया, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस बैलेंस करो हाफ O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो इसका मतलब जब 1 वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक। और हमने देखा बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस में क्या था, 6 O2 मॉलिक्यूल्स इवॉल्व हो रहे थे। तो इसका मतलब अगर हमें 6 O2 मॉलिक्यूल्स चाहिए तो इसको क्या करेंगे, क्या ऐसे कर देंगे, मतलब दिस 12 टाइम्स, ठीक है, फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल्स 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो इक्वेट करेंगे तो कितना, 12H2O जब क्या होगा उसका फोटोलाइसिस, तो 6 O2 इवॉल्व होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये कहां जाएगा, ETC बोलो या ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम। तो यहां से ये प्रोसेस करने के बाद जो बनेगा वो क्या, 12NADPH क्या 2, क्लियर है ये चीज, एंड 18 ATP 18। दिस ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। तो अब देखो जो एक तो सवाल पूछा बैलेंस, ये रिएक्शन पूछा आपसे, ठीक है। देन उसके बाद कितना एटीपी कितना NADPH2 बनता है, ये सवाल पूछा, ठीक। उसके बाद फर्दर आपसे पूछा प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बताओ, ठीक है। तो क्या हो गया, ATP NADPH एंड O2 इवॉल्व। तो देखो ये जो आप देख रहे हैं ये वाली चीज, तो ये कहां जाएगा,
इवॉल्व टू एटमॉस्फेयर। कहां हो जाएगा? ये एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाएगा एज बाई प्रोडक्ट। क्या? एज बाई प्रोडक्ट। ठीक है, सिग्निफिकेंस है इसका क्या? CO2 को इनटेक कर रहा है, O2 को रिलीज कर रहा है, तो एटमॉस्फेयर को क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेट कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब प्यूरिफिकेशन। अब आ गए हम कहां? डार्क रिएक्शन। फिर बात ये है कि ये बना किस लिए? तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कहां यूज होता है? डार्क रिएक्शन में। समझिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करें इसमें साइट। तो ये क्या है? स्ट्रोमा, जिसको हम बोलते क्या है? मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट हम बात करें इसको, वाई वी कॉल डार्क रिएक्शन। क्या ये अंधेरे में होगा? नहीं, डार्क रिएक्शन भी क्या होगा? डे टाइम में होगा। लेकिन इसका डार्क बोलने का सेंस ये है कि डायरेक्टली लाइट का रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे लाइट इंडिपेंडेंट फेज। अब यहां पर क्या होता है? एंजाइम के प्रेजेंस में क्या केमिकल रिएक्शन होता है और सिंथेसिस होता है ग्लूकोज का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायो केमिकल सिंथेटिक फेज। बायोकेमिकल सिंथेटिक फेज। अब क्या है? अभी बोला ना एंजाइम के प्रेजेंस, तो एंजाइम क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। पार्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? 25 to 35 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो एंजाइम रूबिस्को है वो उतने टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है। इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट फेज। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? एंजाइम रूबिस्को इन्वॉल्व। अब ये कैसे कैसे वो आगे हम बात करेंगे। तो देखिए अब फर्दर, तो यहां पर स्टेप हम बात कर लें। स्टेप तो देखिए 6 CO2 आपको भी पता है कहां से? एटमॉस्फेयर से, प्लस RUBP। ये सब इसका पूरा नाम हम लिखेंगे अभी। RUBP प्लस 18 ATP प्लस 12 NADPH2। तो ये जो एसिमिलेटरी पावर कहां जो लाइट रिएक्शन में बना था वो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहा है। ये तो यहां से C6H12O6 प्लस RUBP प्लस 18 ADP प्लस 18 PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 12 NADP प्लस। ये क्लियर? अब देखो
यहां पर क्या है, एक एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है जिसको हम बोलते हैं रुबिस्को। ठीक, तो यहां पर अभी रुबिस्को बाद में लिखेंगे पूरा नाम। ये क्या है, चलो लिख लो आप, रुबिस्को। रुबिस्को का पूरा डिटेल आगे हम बात कर लेंगे। ये एंजाइम है, इसके बारे में लिख लो। ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या एंजाइम, जो भी लिखना है, प्रोटीन। ये यहां पर क्यों लिखे हैं ये सारी बातें, हम आगे लिखेंगे। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, पूरा एक साथ कर लेंगे, क्योंकि कभी सवाल पूछ ले तो फिर ध्यान रहेगा। तो रुबिस्को, तो देखो यहां से हमें जो चाहिए था वो मिल गया। वो क्या मिला, ग्लूकोज। ये क्लियर। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ, अभी देखो कुछ बच रहा है। कितना है, 12 है, यहां 6 है, यहां पर 12, तो क्या लिख दें यहां पर, +6। याद आ रहा है, प्रोडक्ट साइड में लिखा था ये चीज। तो ये जो ग्लूकोज बना, क्या होता है, सुक्रोज में आएगा फॉर ट्रांसलोकेशन। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल। ठीक है, और फॉर एटीपी जनरेशन अंडरगोज क्या, एसिमिलेशन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। ये अब नेक्स्ट मतलब कि आज जिस सेल में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुआ उसको भी एनर्जी चाहिए, तो ये ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, और एटीपी जनरेट कर लेगा। अब इसको एक सेल से दूसरे सेल पहुंचाना है तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, सुक्रोज। लेकिन अगर इसको करना है क्या, ये देखो ऐसे ध्यान रखना, मैरो कहां ले जा रहे हैं। ठीक है, रेड है ना, हाँ इधर आ गए। अगर इसे क्या, किस फॉर्म में आ जाएगा, स्टार्च। ठीक है, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट्स, क्या बोलेंगे, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट। ये पूरा क्या था, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। आइए फिर से हम देखते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर इन two phase, one called light reaction and the other called dark reaction. Why we call light reaction? Because here directly light required. अब क्या है, यहां पर कोई भी एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसीलिए हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फेज बोला। अब ये क्या, लाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है तो फोटोकेमिकल फेज बोल दिया। अब ये स्टेप क्या क्या है, उससे पहले क्या है, साइट क्या है, ग्रेनम थैलाकॉइड। स्टेप देखो, सबसे पहले क्या हो गया, ग्रीन लीफ पे क्या है, लाइट इंसिडेंट किया, फिर उसको पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किया। जैसे पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किया तो फिर क्या हो गया, एक्साइटमेंट ऑफ पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम एक्साइट हो गया। अब जैसे पिगमेंट सिस्टम एक्साइट हो गया तो फिर क्या होगा, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर का टूटना। ठीक है, तो वो क्या है, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर ब्रेक होता है, सवाल पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिएक्शन। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल्स वाटर ब्रेक होगा, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ O2। ठीक है, और ये किसको भी शो कर रहा है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस O2 इवॉल्व्ड फ्रॉम वाटर बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, नॉट अ पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो O2 इवॉल्व होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट नॉट कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, दैट कम फ्रॉम वाटर। ठीक है, आइए फिर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और चेन पूरा बोलते हैं, वहां जाएगा और जाने के बाद क्या है, 12 NADPH2 बनाएगा और 18 ATP। ये डिटेल में हमने नहीं जानना है कि ये क्या है, बस इनका नाम हम लिख लेंगे कि इनको मतलब एवरी वेट फॉर्म में इनका फुल नेम क्या है, ये हम बात कर लेंगे। क्लियर,
आगे देखिए, तो आपके एनसीईआरटी में सीधे लिखा है कि एसिमिलेटरी पावर, तो यही चीज एसिमिलेटरी पावर है। तो एसिमिलेटरी पावर ऑफ लाइट रिएक्शन यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। ठीक, आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये जो ऑक्सीजन हुआ, अब ये कहां जाएगा? एटमॉस्फेयर, सेल तक नहीं रहेगा, वरना दिक्कत। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस हम बात करेंगे। आइए डार्क रिएक्शन, तो इसको डार्क बोलने का मतलब ये नहीं कि ये क्या होगा लाइट के एब्सेंस में, नहीं, यहां पर डायरेक्टली लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो मतलब क्या, यहां पर क्या चाहिए? लाइट रिएक्शन जो परफॉर्म हुआ है, परफॉर्म होने के बाद एटीपी और NADPH जो बना है वही यहां इस्तेमाल होगा। ठीक है, साइट स्ट्रोमा है, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, ठीक है, बायोकेमिकल सिंथेटिक फेज। वाई वी कॉल्ड बायो, लिविंग में हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और सिंथेसिस हो रहा है। अब यहां पर एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, सो वी कॉल्ड क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट फेज। ठीक, स्टेप हम बात कर लें तो क्या होगा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP। RUBP का इनका पूरा नाम जो है, आप चाहें तो यहां पर ऐसे करके लिख लीजिएगा, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, और ये है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं क्या, यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या है? रूबिस्को। रूबिस्को का पूरा नाम आप लिख लीजिए, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्साइलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्साइलेज ऑक्सीजनेज। तो देखो एज वर्ड यूज्ड फॉर एंजाइम, तो यहां पर 2 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है एक ही प्रोटीन पे। इसके बारे में डिटेल हम आगे बात करेंगे कि कितना क्या होता है ये सारी चीजें। तो देखो आप यहां पर भी RUBP देख रहे हैं और यहां पर भी देख रहे हैं RUBP, दैट मीन्स रीजनरेशन ऑफ RUBP। 1 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस परफॉर्म करेगा और फिर से क्या है? RUBP फ्री हो जाएगा और अगेन 1 कार्बन डाइऑक्साइड को ये फॉर कंटिन्यूटी ऑफ साइकिल क्या करते हैं? RUBP को हम रीजनरेट करते रहते हैं। तो मेन प्रोडक्ट क्या हो गया इसका? फिलहाल आपको सिर्फ एंजाइम का नाम याद रखना है, क्या है? ग्लूकोज, ध्यान दीजिएगा। फिर हमने आपको बताया ग्लूकोज क्या होगा? अगर उसी सेल में उसे क्या है? ATP जनरेट करना होगा तो फिर वो कहां? ऑक्सीडेशन करेगा और वो ATP, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब देखिए, अगर इस प्लांट सेल को एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, और इसको हम ट्रांसलोकेटेड शुगर बोलते हैं। सुक्रोज को क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेटेड शुगर, पहले भी बताया था। अगर इसको इसी फॉर्म में क्या होना है? स्टोर होना है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? स्टोर होना है तो स्टार्च के फॉर्म में। तो ये सवाल बनता है कि रिजर्व्ड कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट सेल क्या? स्टार्च। तो ये क्या था? पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये आप उतार लें। इसके बाद आगे हम बात करेंगे। चलिए यहां पर हम देख लें, क्या यहीं पर लिख देते हैं, जगह नहीं है, आप पहले उतार लें फिर उसके बाद लिख देंगे। तो NAD क्या है? चलो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चलो साइड में यहां पे लिख देते हैं अलग से। ATP तो आपको पता है ATP क्या होता है? एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो ATP का फुल फॉर्म लिख दिया। अब देखो NADPH2 को हम बोलेंगे रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड, रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड
डाइफॉस्फेट। एन फॉर, तो यहां पर हाइड्रोजन लग गया इसलिए आप बोल रहे हैं इसको क्या, रिड्यूस्ड, ठीक है, मतलब रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस्ड। एन फॉर निकोटिनामाइड, ठीक है, ए फॉर एडेनिन, डी फॉर डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, पी फॉर फॉस्फेट। तो ये चीज हो गया, ठीक है, ये पूरा। तो आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा, जहां जहां हमने आपको बताया, एक ये पूछा है और एक ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आगे हम बात करते हैं, ये आप उतार लें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, उतार लिया, जल्दी उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। जल्दी उतार लो। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। थोड़ी सी बातें रह गई थी फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस से पहले, हम रूबिस्को के बारे में बात कर लें। या हम फैक्टर अफेक्टिंग में एंजाइम करके बात कर लेंगे, रहने दो। ऐसा तो नहीं, रुक जाओ मास्टर, थोड़ा लिखने दो। लिखो लिखो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी लिख लो। तो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस से पहले देख लो, हम दोनों रिएक्शन को एक साथ जोड़ दें। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस पहले भी देखा था, अभी भी देख लें। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि इसे हम बोलते क्या है। जल्दी लिख लीजिएगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये देखो क्या होगा, 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो यहां पर क्या हुआ था, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक। तो अब यहां से देखो आप, इसे इसको बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री को मिला के सवाल बन सकता है। तो अब देखो,
एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो इसको हम रेडॉक्स प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड था, तो ये चीज़ है। तो रेडॉक्स, तो ये भी सवाल एक बन सकता है। आइए रूबिस्को के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यही अब कर ही लेते हैं। रूबिस्को most abundant protein among बायोस्फीयर, ये इन बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट, और ये कितना 16% प्रोटीन ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का 16%। अब इसके बारे में देखिए एक बार, रूबिस्को में दो पार्ट है। यहां जो लिखा है एक है एक एक्टिविटीज क्या हो गया, कार्बोक्सिलेज। ठीक, कौन सा, दूसरा हम बोल दें क्या, ऑक्सीजनेज। ठीक, C फॉर कार्बोक्सिलेज, O फॉर ऑक्सीजनेज। ठीक, तो देखो ये क्या होगा, ये करेगा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, मीन्स फोटोसिंथेसिस। ठीक, कंडीशन क्या होगा, मोर CO2 concentration than O2 concentration in photosynthetic cells। अगर फोटोसिंथेटिक सेल में CO2 कंसेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू O2, तो रूबिस्को का C एक्टिव हो जाएगा, कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करेगा, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे बोल सकते हैं। इस कंडीशन में जो आप देख रहे हैं क्या होगा, इंक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इसे रेट ज्यादा होगा। आइए अब हम बात कर लें यहां पर क्या होगा, ये क्या करेगा, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक, और इसको हम बोलते हैं वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन क्या बोले हम, मोर O2 concentration than CO2 concentration in photosynthetic plant cell। तो फिर ये रिड्यूस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस को कम कर देगा। तो यहाँ पर आ गया फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक, ये चीज़। अब यहाँ से एक चीज़ लिख लो नोट करके, जब आपने रूबिस्को लिखा है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट इम्पोर्टेंट,
कोलाजन क्या है? मोस्ट abundant protein among animal world। देखो प्लांट अगर बोल दीजिए तो कौन हो गया? रुबिस्को। ओवरऑल बोल दीजिए बायोस्फीयर में तो भी रुबिस्को। अगर आपने बोल दिया किसमें? एनिमल वर्ल्ड में तो कौन हो गया? कोलाजन। तो जल्दी लिख लीजिए आप इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में। तो दो टाइप का, एक होता है इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, तो उसको अभी हम बात करेंगे। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपके एंट्रेंस में बहुत बार सवाल पूछा है, तो इसको आप क्या करेंगे? ट्रिपल स्टार आता है ना, एक 5 स्टार तो खाने का होता है, तो ट्रिपल स्टार यहां क्वेश्चन का हो गया। अगला टॉपिक फैक्टर्स affecting photosynthesis। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ध्यान रखिएगा फैक्टर। तो फर्स्ट हम बात करें क्या? इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसको हम इंटरनल फैक्टर्स भी बोलेंगे, ठीक, या जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। वाई वी कॉल जेनेटिक फैक्टर? बिकॉज दिस फैक्टर अंडर कंट्रोल ऑफ जीन। तो क्या लिखिएगा? अंडर कंट्रोल ऑफ जीन्स। तो क्या हो जाएगा? देखो, एक शेप, दूसरा साइज और तीसरा शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन। किसका? ये सब के सब जो आपने बोला, दिस एंड दिस, ठीक है, किसका? लीफ का। शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। तो अब देखो, शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ अगर हम बात करें तो हम बात करें शेप, फ्लैटन हुआ तो क्या होगा? मोर एक्सपोज्ड टू सनलाइट। तो क्या होगा? इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक। अगर हम बात करें रोल्ड या फोल्ड, रोल्ड और फोल्ड, तो क्या होगा? लेस एक्सपोजर टू सनलाइट। लेट एक्सपोज क्या है? लेस, तो फिर क्या हो जाएगा? डिक्रीज फोटो सिंथेसिस, ठीक। आ जाओ आगे। शेप हो गया। अब हम बात कर लें क्या? साइज। मोर
the size of leaf, more the number of क्लोरोप्लास्ट, तो फिर क्या होगा, मोर फोटोसिंथेसिस। क्लियर, आ जाओ। ओरिएंटेशन सब हमने बताया था किसका, लीफ। ओरिएंटेशन आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम सनलाइट, और इसको बोलेंगे आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू द सनलाइट, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर डायरेक्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, इनडायरेक्ट हुआ तो कम लाइट पड़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस कम हुआ। तो ये जो हमने अभी पढ़ा, तो ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर। मतलब अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इंटरनल के बाद एक्सटर्नल फैक्टर। तो इसे आप उतार लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में इंटरनल फैक्टर हमने बात कर लिया, अब बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। बहुत सारे हैं, जल्दी उतार लें, जल्दी। बच्चों समझ में आ रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम तो फिर आप हमसे बात करें। जल्दी उतारें, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, सेकंड,
तो देखो हमने यहां क्या लिखा, एक्सटर्नल, एक्सट्रेंसिक या इन्वायरमेंटल. Why we call environmental factor? That means under control of environment. ठीक है, अंडर कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट. ठीक है, अंडर कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट. तो यहां से हम पहली बात स्टार्ट करते हैं फर्स्ट. तो देखो लाइट, क्वांटिटी. तो क्वांटिटी में कहने का मतलब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट. क्या है, एट हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, डैमेज और डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय ऑफ क्लोरोफिल. तो इसको हम बोलते हैं सोलराइजेशन. मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल. ऑक्सीडेशन तो क्या करेगा ये, रिड्यूस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये तो हो गया क्वांटिटी. अब बात करेंगे क्वालिटी. क्वालिटी में हम बात करेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो देखो हमें एक चीज पता है, पार, तो मतलब इस रेंज पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा. लेकिन अगर इधर बढ़े तो नहीं होगा, इधर बढ़े तो भी नहीं होगा. मतलब 400 से कम और 700 से ज्यादा की तरफ बढ़े तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. ठीक है, ये. अब यहां से बात आती है नो फोटोसिंथेसिस. इसमें ग्रीन लाइट. ठीक है, नो फोटोसिंथेसिस किसमें, ग्रीन लाइट में. नेक्स्ट आ गया मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस. किसमें, रेड एंड ब्लू. मैक्सिमम, और वो भी इसमें ज्यादा. ठीक है, ये चीज. अब अगर आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सबसे ज्यादा वाइट लाइट, उससे कम रेड लाइट, और उससे कम ब्लू लाइट.
तो कंपैरिजन आपसे पूछता है, ठीक है, कि नो फोटो क्या हो जाएगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी हमने बात कर लिया। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, क्या है, लाइट हो गया, टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। ऑन क्या, इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये क्यों, बिकॉज photosynthesis is enzyme mediated process। क्या बोलेंगे, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। तो क्या रिक्वायर्ड है, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर, आगे तो यहां से ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम थर्ड की तरफ आते हैं। ओके, चलो बच्चों लिख लिया। तो देखो हमने टेम्परेचर से रिलेट करके आपको बताया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मतलब वो टेम्परेचर जिस पे नॉर्मली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा। तो हाई टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है, एंड डिक्रीज। तो ये जो हो गया, ये क्यों हुआ डिक्रीज, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर enzyme gets denatured, but at low temperature enzyme gets inactive। ठीक है, तो एंजाइम गेट इनएक्टिव। तो हम क्या लिखेंगे, इन बोथ केसेस in both cases rate of photosynthesis reduces। दोनों के केस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होगा। चलो हटाते हैं हम ये। थर्ड हम बात करें,
CO2 कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो पहले तो आप ये बात कीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या है, दो टाइप। एक तो क्या हो गया इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन या सेलुलर CO2 कंसंट्रेशन। तो ये इंटरनल और सेलुलर CO2 कंसंट्रेशन किस टर्म में हम बात कर रहे हैं, किस टर्म में? तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन मेनली। ठीक, दूसरा हम बात करेंगे इंटरनल, अब यहां पे लिख दें हम एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कंसंट्रेशन, या एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन। तो ये एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन आपने पहले भी देखा था, कितना है 0.03%, या इसको हम लिख देते हैं क्या 300 ppm पार्ट पर मिलियन। ठीक, तो इसको अब देखिए, इसको हम एक डायग्राम बना के बात करेंगे कि ये कैसे होगा। पहले आप उतार लें, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं। जल्दी लिख लें इंटरनल, क्योंकि मुझे हटाना है इसको। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, जिसको हम सेलुलर, सेल के अंदर जो प्रोडक्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन का, अभी इन दोनों को हम देखेंगे। एक्सटर्नल CO2 एटमॉस्फेयर से। ठीक, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसी में कंटिन्यू चल रहा है। प्लांट सेल ड्यूरिंग डे। तो देखो प्लांट सेल ड्यूरिंग द डे अगर हम बात करें तो फिर यहां पर क्या होगा, डे टाइम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा और साथ में सेलुलर रेस्पिरेशन भी होगा। ठीक है, और यही बात हम बात करेंगे तो ड्यूरिंग नाइट तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो यहां पर मेनली जो हम देख रहे हैं टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब अफेक्ट करने का मतलब रिड्यूस कर देगा। तो ये चीज है, अभी देखिए तो ड्यूरिंग, अब यहां देखिए
तो ये क्या हमने स्टोमेटा स्टोमेटा बात कर लिया, ठीक है। तो देखो डे है फोटोसिंथेसिस, तो ये होगा। तो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है और एटमॉस्फेयर से क्या आ रहा है, जो क्या है 0.03%, यहां से क्या आ गया ये CO2, ठीक। तो 6 CO2 प्लस 12 H2O, ठीक। तो फिर ये सनलाइट क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये चीज हुआ, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात करें तो चाहे डे हो चाहे नाइट हो, क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहेगा। तो यहां पर जो ग्लूकोज बना था C6H12O6 प्लस 6O2, कंप्लीट ब्रेकडाउन, C फॉर साइटोप्लाज्म, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस E एनर्जी। तो देखो ड्यूरिंग द डे टाइम क्या है, प्लांट को हमने बताया था रूबिस्को के बारे में, ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है तो रूबिस्को का ऑक्सीजनेज पार्ट एक्टिव करना, सॉरी, अगर ड्यूरिंग द डे टाइम में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है तो रूबिस्को जो एंजाइम है उसका सी पार्ट मतलब कार्बोक्साइलेज को एक्टिव करना है। हमने आपको कंडीशन बताया था कार्बोक्साइलेज कब एक्टिव होगा, जब प्लांट सेल के पास CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा एज कंपेयर टू O2। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस डे टाइम में हो रहा है, कंटिन्यूअसली बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस O2 इवॉल्व हो रहा है, और अगर इसको प्लांट सेल अपने अंदर एक्युमुलेट करता जाएगा तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होने लगेगा, कम, क्योंकि रूबिस्को का ऑक्सीजनेज पार्ट एक्टिव हो जाएगा। तो फिर ये जो आप देख रहे हैं इसको ये बाहर तो इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट सेल हैज टू रिलीज O2 इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कंटिन्यूअसली क्या होगा, CO2 को इनटेक एटमॉस्फेरिक CO2 इनटू प्लांट सेल्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो यहां से क्या सवाल बन गया कि ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट किसको रिलीज करता है, मतलब किनका इनटेक होता है और किसका आउटटेक होता है। तो इनटेक ऑफ CO2 एंड आउटटेक मतलब रिलीज ऑफ O2, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर नॉर्मली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा। अब इसी चीज को हम दिन से रात की तरफ लाते हैं, दिन ढला और रात है। वह मान लो गोला बन गया। चलो ठीक है।
ड्यूरिंग नाइट। तो देखिए जनरली क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज होता है ड्यूरिंग द नाइट एंड ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम। अब ये कंटिन्यूअसली देखो, अब क्या होगा यहां पर, फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, नहीं हो रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन कंटिन्यू। तो आप बोलेंगे सर आप तो यहाँ पर O2 बोला कि O2 अगर ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीजनेज पार्ट रुबिस्को का एक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ये चीज़। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है तो बाई प्रोडक्ट ऑफ O2 मिलेगा नहीं, ठीक है, बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस O2 नहीं मिलेगा तो रुबिस्को का O एक्टिव नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, और कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो यहां देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला वो ये क्या हो गया, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन दैट यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहां पर साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहां पर ये जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, इसका यूटिलाइजेशन फोटोसिंथेसिस में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एक्सेस इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन क्या करेगा, टॉक्सिसिटी, दैट मीन्स रिड्यूस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी अप टू दी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन परफॉर्म होता है। तो ये चीज हम बात करेंगे कि इस तरह से अफेक्ट हो रहा है। तो अब क्या करेगा, तो इनको यहां पर रिड्यूस क्या करेगा, मतलब रिलीज CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग नाइट, इस तरीके से। अब सवाल ये बनता है, आप लिख लीजिएगा, क्या अलग से हम लिख दें, तो ये जो प्रोसेस हुआ है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, in plant exchange of gases occur through simple diffusion। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, क्या, इन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट बात हम लिख लें, उतारते चलिए, यही चीज हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट में भी इसी तरीके से देखते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग के साथ हमने यहां पर बात कर लिया। पहला हमने क्या देखा, कौन सा नंबर था, ये थर्ड था, टेम्परेचर और लाइट हमने देखा, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर।
तो इस एक्सचेंज के लिए क्या क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा। स्टोमेटा होता है, लेंटिसेल्स होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज के लिए। तो गार्ड सेल, स्टोमेटा ही तो हम अलग से पढ़ेंगे, जल्दी उतार लें। तो देखो यहां से जो बात आती है वाटर के लिए कि वाटर इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, वाटर इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है ओनली 1%, प्लांट यूटिलाइज ओनली 1% ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो फिर रिमेनिंग 99% कहां जाता है? लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। मतलब ट्रांसपीरेशन को हम बोलते हैं नेसेसरी इविल, ठीक है, गलत तो है लेकिन उसको होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फॉर यूटिलाइजिंग 1% वाटर इन फोटोसिंथेसिस प्लांट हैज टू लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपीरेशन। तो इसको हम चलिए हटा दें। तो याद रखिएगा डे टाइम और नाइट में क्या क्या इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, किस चीज का अंदर किस चीज का बाहर आना हो रहा है। तो वाटर डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, वाटर इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो हम बात करेंगे इनडायरेक्टली कैसे अफेक्ट कर रहा है, अभी देखेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। फोर्थ, वाटर। तो बोलते हैं वाटर इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर photosynthesis. Water is not a limiting factor for photosynthesis because plant utilized only 1% of absorbed water for photosynthesis and remaining 99% water loss by the process of ट्रांसपीरेशन, ठीक। बट वाटर इनडायरेक्टली affects rate of photosynthesis, ठीक। indirectly affect the rate of photosynthesis by opening and closing of
बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब देखो यहां पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बोल दिया, तो कैसे, तो देखिए ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन, ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन क्या होगा, एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में ABA क्या होगा, रिलीज्ड, एंड ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक, ये चीज तो वाटर स्ट्रेस हार्मोन भी बोल देते हैं इसको, लिख लीजिएगा, इसको हम वाटर स्ट्रेस हार्मोन बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट तो इस तरह से अफेक्ट करेगा। तो देखिए हम यहां पर बात कर लें, तो देखो जनरल कंडीशन बात बोला, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट। तो देखो आपको क्या लग रहा है कि ये स्टोमेटा ओपन है, फिर ये स्टोमेटा क्लोज है। ठीक है, तो ये डे टाइम और नाइट की बात हम कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है, आपको इसको थोड़ा सा ऐसे हम डिक्टेट करेंगे, पहले आप ये उतार लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
चलो बच्चों लिख लिया, आ जाओ। तो यहां देखिए, अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, स्टोमेटा क्लोज है, नाइट, ठीक है। ये कंडीशन जो है किसका है, नाइट का है, ठीक है। अब इसके पास क्या हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इसके पास अपना CO2 कंसंट्रेशन तो रहेगा ना, ठीक है। अब इसको क्या अपना CO2, इसके पास पानी भी है, ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे बता रहा हूं, अभी स्टोमेटा बंद है, रात से दिन हो रहा है, क्या रात से दिन, तो इसके पास इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन है, समझिएगा, अपना पानी है, इसको क्या मिला, सनलाइट, क्या मिला, सनलाइट, देखो ऐसे सनलाइट, तो इसने क्या स्टार्ट कर दिया, अभी एक्सटर्नल CO2 नहीं लिया है, P फॉर फोटोसिंथेसिस, तो देखो क्या हो गया, ग्लूकोज, ठीक। अब ये ग्लूकोज की वजह कर क्या होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, ठीक है। अभी स्टोमेटा को ओपन करने के लिए ये कंडीशन क्रिएट हो रहा है, हाइपरटोनिक। तो अब जब आपने किसी एक को हाइपर बोला, दैट मीन्स किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो है कौन सा, गार्ड सेल ड्यूरिंग नाइट, और अब ये दिन, रात से दिन हुआ है, दिन, ठीक। देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम रात बोल रहे हैं और समझा रहे हैं दिन के बारे में। रात में स्टोमेटा बंद था, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन हो गया, फिर उसके बाद दिन हुआ और उसको मिला सनलाइट, ठीक है, दिन की तरफ आ गए, दिन सूरज निकल गया, सनलाइट, तो इसने क्या किया कि जो अपने इंटरनल CO2 था उसको यूटिलाइज करते हुए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके ग्लूकोज बनाने लगा, ठीक है। तो उसकी वजह कर ये गार्ड सेल क्या हो गया, हाइपरटोनिक, तो किसके कंपेयर में, सब्सिडरी, ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक, कौन, सब्सिडरी सेल, ठीक है, हाइपो, तो अब आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है, कहां से, हाइपो टू हाइपर होता है। अब देखिए, तो अब क्या होने लगा, ये कंडीशन, ठीक है। तो जब ये कंडीशन हुआ तो क्या बोलेंगे, नाइट टू डे, ऐसे समझिएगा, रात से दिन हुआ तब ये कंडीशन हो रहा है, क्या हो गया, एंडो ऑस्मोसिस, तो फिर क्या हो जाएगा, गार्ड सेल स्वेल अप, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, स्टोमेटा ओपन, ऐसे दिखा दो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डे, क्लियर। ये अब देखो ये कंडीशन, अब यहां पर क्या था, जब और ज्यादा क्या हो जाए, गार्ड सेल खुल जाएगा, तो और अब यहां से साथ में क्या जाने लगा, CO2, अब कंटिन्यूअसली इसके अंदर क्या आ रहा था, पानी, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अब यहां हम इधर जा रहे हैं, देखो, डे टू नाइट, पानी अंदर आता जा रहा था, पानी अंदर आता जा रहा था, और साथ में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो रहा था ड्यू टू डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सनलाइट। तो फिर क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस,
ठीक है, किसका? गार्ड सेल का। तो क्या हो जाएगा? श्रिंकेज ऑफ गार्ड सेल, जिसकी वजह कर स्टोमेटा क्लोज। ठीक, ये हमने, तो इसको देखो एकदम नॉर्मली आराम से हम आपको एक बात बता रहे हैं, क्या कि रात, ये देखो ये क्या है? रात है, ठीक है। अब इस रात में क्या क्या ये गार्ड सेल है, तो गार्ड सेल है, तो गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस अभी नहीं, ड्यूरिंग द नाइट दिस इज द गार्ड सेल कंडीशन, दैट मीन्स स्टोमेटा क्लोज, बट गार्ड सेल परफॉर्मिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली, दैट मीन्स उसके गार्ड सेल के पास अपना इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन है, वाटर है, बट नो सनलाइट। अब रात से दिन हुआ तो फिर क्या हुआ? रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, और उसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है, ठीक। तो वहाँ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया, ठीक। तो फिर क्या हो गया? धीरे धीरे उसके अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ता गया, किसमें? गार्ड सेल में। तो फिर गार्ड सेल बिकम्स हाइपरटोनिक कंपेयर टू सब्सिडरी सेल। तो गार्ड सेल हाइपरटोनिक और सब्सिडरी सेल हाइपोटोनिक। तो अब वाटर इंटर कहाँ से करेगा? सब्सिडरी टू गार्ड सेल की तरफ। तो फिर गार्ड सेल स्वेलअप होगा, और जब स्वेलअप होगा तो फैलेगा, तो देखो ऐसे ओपन हो गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। स्वेलअप हुआ क्योंकि इंटरनल वॉल जो होता है गार्ड सेल का वो थिक एंड इलास्टिक होता है, जैसे स्वेलअप होगा तो वो फैलेगा, तो इस तरह ओपन हो गया, ठीक। अब और ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने लगेगा, क्यों? क्योंकि एक तो इंटरनल CO2 था और अब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक भी आने लगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, लेकिन पानी कंटिन्यूअसली अंदर जा रहा था। अब आप कहोगे सर ग्लूकोज तो और बनने लगा, और ज्यादा हाइपो, तो अब रात, हाँ सही बात है, कब तक? जब सनलाइट इंटेंसिटी नॉर्मल रहेगी। अब रात, दिन से फिर रात की तरफ, सनलाइट इंटेंसिटी कम होने लगा, पानी अंदर आ रहा था, किधर? गार्ड सेल की तरफ। तो अब गार्ड सेल कैसा हो जाएगा? हाइपो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम होने लगा, ग्लूकोज कम बनने लगा, पानी अंदर आ रहा था, तो गार्ड सेल हाइपो हो गया कंपेयर टू सब्सिडरी सेल। अब पानी कहाँ? गार्ड सेल से किधर? सब्सिडरी सेल। तो एक्सोऑस्मोसिस हो गया, गार्ड सेल श्रिंक करेगा, जब गार्ड सेल श्रिंक करेगा तो फिर से वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये क्लोज हो गया। इस तरह से हमने आपको समझाया, डायरेक्ट नहीं, रात से दिन और दिन से रात की तरफ। तो ये था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या होता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट। तो जनरली जो होता है, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। दो बात और इसमें लिख लीजिएगा। तो वाटर स्ट्रेस हार्मोन हमने आपको बता दिया, तो एक हम लिख दें यहां पर, एब्सिसिक एसिड, डायरेक्ट सवाल पूछेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, साइटोकाइनिन, ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। अब देखो, स्टोमेटा is guarded by a pair of गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल। अब देखो यहां पर हम बात कर लें क्या, बीन या किडनी शेप्ड,
किसमें? डाइकॉट लीफ में। और डंबल शेप्ड कैसा होता है? मोनोकॉट लीफ में। अब गार्ड सेल के बारे में एक चीज और लिख लीजिएगा, गार्ड सेल इज ओनली एपिडर्मल सेल that perform photosynthesis due to presence of क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर का है, क्लोरोप्लास्ट है, और इसी की वजह कर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो गार्ड सेल इज ओनली एपिडर्मल सेल दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हमने आपको ये भी बता दिया, ये चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हमने आपको बता दिया। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, कौन कौन सा हमने बात किया था एक्सटर्नल में? पहला हमने बात किया था लाइट, दूसरा हमने बात किया टेम्परेचर, तीसरा हमने बात किया क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, फोर्थ हमने बात किया वाटर। इस तरीके से तो इन सब चीज़ों को फिर उसी से रिलेट करके हमने स्टोमेटा, क्योंकि वाटर इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, इनडायरेक्टली। ठीक, तो ये सारी चीजें समझ में आया? बोलो बच्चों। ठीक, तो इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। अगर मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें और हमें बताएं कि सर ये बात समझ में नहीं आई, आप इसको फिर से समझा दो, या हम तो फिर आपका कमेंट देखेंगे और मैं आने वाले लेक्चर में फिर से आपको ये बात समझाऊंगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो नहीं समझ में आए। ठीक है, और साथ में आप खुद भी फायदा उठाएं हमारे YouTube चैनल से, और साथ साथ अपने दोस्तों को और जो भी आपके जानने वाले हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप बताएं। ठीक, और सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। क्यों? क्योंकि आपको फर्दर वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है आपको पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये चीज़, क्योंकि आप हमें प्रमोट करें। क्यों? क्योंकि जब आप हमें करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो फिर हमें भी इंकरेजमेंट मिलेगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आज के लिए ये लेक्चर कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।